नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ ऐना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज सारे मुल्क में एक ख़बर के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि तलबा बरदरी से है। और जहां तक हमारी तलबा बरदरी है, जिस तरह वो मेहनत करती है रोज़गार के हुसूल के लिए और मुख्तलिफ़ मुसाबिक़ाती इम्तहानात में शिरकत करती है, लेकिन अगर मुसाबिक़ती इम्तहानात या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ही अगर धोखाधड़ी की जाए, फ़राड किया जाए या फिर पेपर लीक किया जाए तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे नौजवान नस्ल का, हमारे तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन क्या हुकूमत को तलबा के मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र है? ये सबसे अहम सवाल है। आज सारे हिंदुस्तान में ये सवाल गर्दिश कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी इस सवाल का जवाब देने से कासिर हैं। बहरहाल आज अगर आप देखेंगे कि जो सुलगता मसला है वो है नीट 2024। नीट 2024 में आपने देखा कि किस तरह 24 लाख से ज़ायद बच्चों ने शिरकत की, जिसमें तलबा व तालिबात सब के सब शामिल हैं। और इन बच्चों का यही ख्वाब है कि नीट में अच्छे नंबर से कामयाब होकर वो मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लें। लेकिन आप देखेंगे कि किस कदर तबाही व बर्बादी का आगाज़ हुआ। और आपने देखा कि NTA, आपने देखा किस तरह NTA ने नीट का एहतमाम किया और उस नीट में ये कहा जा रहा है कि बेकायदगियाँ हुई हैं, बदमानियाँ हुई हैं और यहाँ तक कि पेपर लीक किए गए, जिसके नतीजे में जो सिस्टम है ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में जो एजुकेशनल सिस्टम या तालीमी निज़ाम है वो सड़ गल गया है। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि मोदी हुकूमत ने जिस अंदाज़ में तालीम को भगवा रंग देने की कोशिश की है, ज़ाफ़रानी रंग देने की कोशिश की है, वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि बदखिदमती है मुल्क की, कौम की और हमारे बच्चों की। बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नीट की और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बर्निंग इशू बन गया है नीट। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि दोबारा नीट का इनेकाद किया जाए, क्योंकि इसमें बदनवानियाँ हुई हैं और धांधलियाँ हुई हैं, फ़राड हुआ है, धोखा हुआ है और यहाँ तक कि पेपर लीक हुआ है। और इस सिलसिले में आपको बता दूं जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और बिहार से नीतीश कुमार की गिरफ्तारी अमल में आई है। और आप समझेंगे कि नीतीश कुमार गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो कैसे गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या हालांकि वो NDA के हलीफ हैं। बराए मेहरबानी आप इस गलतफहमी में ना रहिए, क्योंकि मैं जिस नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं वो चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार नहीं है, बल्कि बिहार के रहने वाले नीतीश कुमार हैं जो इस स्कैम में गिरफ्तार किए गए हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार से 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मुल्जिम का नाम नीतीश कुमार है। तो मैंने वजाहत कर दी है आपको। लेकिन आप जहां तक चीफ मिनिस्टर्स की गिरफ्तारी का सवाल है, ये भी मुमकिन है, इसलिए कि आप देखेंगे कि किस तरह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया मोदी हुकूमत में और वो जेल में डाले गए हैं। इसी तरह आपने देखा कि किस तरह साबिक चीफ मिनिस्टर झारखंड, उनको गिरफ्तार किया गया और फिर जेल में डाल दिया गया है। इसी तरह आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के कई वज़रा हैं जो जेल में हैं, यहाँ तक कि तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की बेटी कविता भी जेल में क़ैद-ओ-बंद की ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि अब अक्सर BJP कायदीन ये कहा करते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर चीज़ मोदी से नहीं जोड़ी जा सकती और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी क्या है। तो बहरहाल नाज़रीन, नीट की हम बात कर रहे थे और नीट के बारे में आपको बता दें कि 24 लाख से ज़ायद तलबा ने नीट का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आपने देखा कि जैसे ही एग्ज़ाम दिया गया उसके बाद जो नताइज जारी किए गए वहाँ पर भी NTA की बद इंतज़ामी और बदउनवानी ज़ाहिर होती है, क्योंकि 14 जून को नताइज का ऐलान करने की बात की गई थी। और यकीन मानिए कि 2016 से जब से नीट का एहतमाम किया जा रहा है, एक मखसूस तारीख होती है और उसी तारीख को नताइज का ऐलान किया जाता है। तो सबसे बड़ी बदउनवानी का आगाज़ यहीं से होता है। तो बहरहाल 14 जून के बजाय आप देखेंगे कि 4 जून को जबकि नताइज का ऐलान किया जा रहा था और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो BJP है उसकी हालत बुरी थी, उसी दौरान ये नताइज जारी कर दिए गए। और आपको बता दूं कि जिस तरह मोदी हुकूमत पर बदउनवानियों के इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन का बेजा इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया जाता है, EVM में गड़बड़ का इल्ज़ाम आयद किया जाता है, उसी तरह आप देखेंगे कि 4 जून को नीट के नताइज का ऐलान होता है और हिंदुस्तान की तारीख में, नीट की तारीख में 24 लाख में 67 बच्चे यानी 67 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हासिल होते हैं, यानी 720 में से 720 मार्क्स हासिल होते हैं।
लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद ये कहा जाने लगा कि यहाँ पर धांधलियाँ हुई हैं, यहाँ बदगुमानियाँ हुई हैं और पेपर लीक हुआ है। और आपको बता दूं कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी सख्ती के साथ तरदीद की थी कि हमारा पेपर लीक हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जब पेपर लीक होता है तो फिर बदगुमानियों का नुक्ते उरूज पर पहुँचना यकीनी हो जाता है। और जो अपोजिशन ने इल्ज़ाम आयद किया था, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, जयराम रमेश हो या फिर आप देखेंगे कि खरगे हो, तमाम के इल्ज़ामात बिल्कुल सही साबित हुए। और इस सिलसिले में आपने देखा कि बिहार में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उसमें एक मुल्जिम का नाम है नीतीश कुमार। और दूसरी अहम बात यह है, अनुराग यदुवेंदु, वो फूफा का नाम है स्टूडेंट के, और जिस स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है सिकंदर यादव। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको बता दूं कि जिन 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया उनमें एक तालिब इल्म है जिसका नाम अनुराग यदुवेंदु है और उसका जो चचा है सिकंदर यादव। आपको बता दूं कि चचा कहा गया, किसी खबर में उसे फूफा बताया गया है। तो बहरहाल सिकंदर यादव ने अपने भतीजे अनुराग यादव के लिए ये कहा, जो कोटा में राजस्थान में जहाँ पर नीट की कोचिंग दी जाती है, बहुत ज़्यादा काबिल बनाया जाता है बच्चों को, वहाँ ये लड़का तालीम हासिल कर रहा था, कोचिंग ले रहा था। और लेकिन सिकंदर यादव ने उसे कहा कि तुम अब आ जाओ, मैंने इंतज़ाम कर लिया है आपकी कामयाबी का। तो बहरहाल जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें अनुराग यादव जो तालिब इल्म है वो है, सिकंदर यादव उसका फूफा है, और नीतीश कुमार एक मुल्जिम है, और अमित आनंद, इन चारों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक इस स्कैम का सवाल है, यानी नीट स्कैम का, इस सिलसिले में बिहार से 13 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है, और दिल्ली से 3, राजस्थान से 6 और गुजरात से 5। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक 67 उम्मीदवारों के 720 में से 720 नंबरात लेने का सवाल है, इसमें एक ही सेंटर के 6 या 7 तलबा शामिल हैं। तो आपने देखा कि किस तरह बदगुमानी का मुजाहरा किया गया, करप्शन किया गया, और मैं समझता हूँ कि ये हज़ारों करोड़ का स्कैम है, क्योंकि उस लड़के ने, जिसका नाम मैंने आपको बताया अनुराग यदुवेंदु, उसके यदुवेंदु के बारे में आपको बता दूं कि उसने पुलिस के सामने एतराफ़ कर लिया कि उसके फूफा ने उसके लिए पेपर लीक किया था, और जो पेपर उसे 24 घंटे पहले, इम्तिहान से 24 घंटे पहले पेपर ये मिल गया था, और उसने उसी पेपर के मुताबिक तैयारी की। और दूसरे दिन जब वो मरकज़ इम्तिहान पहुंचा तो वहाँ पर देखा कि वही पर्चा है जो उसके अंकल ने उसे दिया था। तो बहरहाल वो तो कामयाब हो गया, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि जो धोखेधड़ी से, फराड से कामयाबी होती है, उससे दिल मुतमईन नहीं होता, आपका ज़मीर मुतमईन नहीं होता। तो बहरहाल ये चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मुल्क भर में नीट में जो बदगुमानियाँ हुई हैं उसके खिलाफ तलबा और जो माहिरीन तालीम हैं वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुंह फिर भी बंद है, उसी तरह जिस तरह मणिपुर में तबाही और बर्बादी के वक्त बंद था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 220 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए मणिपुर में, और आप ये भी देखेंगे कि कई ख़वातीन और लड़कियों की इस्मतें तार की गई, उनकी बरहना परेड कराई गई, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुंह नहीं खुला। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर वो खामोश पसंद है, यानी खामोशी, उनकी तबीयत में खामोशी पाई जाती है। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक नीट का सवाल है, तकरीबन 1600 तलबा को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हुआ, उसके बाद उन्हें पर्चे दिए गए थे। ये कहा गया था, चुनांचे इस ग्रेस मार्क्स को सुप्रीम कोर्ट ने यानी ख़त्म कर दिया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात ये की कि काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और मरकज़ को नोटिस दी है, और असल समाअत जो है केस की अगली समाअत वो 8 जुलाई को होगी। और इसके अलावा आप अच्छा तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाल ही में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट को भी मनसूख कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि ये नेट को मनसूख किया गया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में नीट भी मनसूख हो सकता है और रीटेस्ट का ऐलान करने पर हुकूमत मजबूर हो सकती है, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, आप देखेंगे कि सारी दुनिया में इस स्कैम को लेकर मीडिया में रिपोर्ट शाये हो रही हैं, खबरें शाये हो रही हैं, और मोदी हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और यकीन मानिए कि अगर आप तालीम को ज़ाफ़रानी रंग देंगे, अगर आप तालीम के बारे में भी जानिबदारी बरतेंगे, तो इस तरह की बदगुमानी, इस तरह की वाक़यात पेश आएंगे। और ये भी बता दूं कि जहाँ तक अनुराग यदुवेंदु का सवाल है, उसने ये भी कहा है कि उसके फूफा ने उसे पर्चा फराहम किया था,
जबकि सिकंदर यादव, उसका जो फूफा है, उसने कहा कि नीतीश कुमार और अमित आनंद ने उससे रुजू होते हुए कहा कि हम आपको पेपर लीक करेंगे और कोई भी मुसाबिकती इम्तिहान हो हम उसका पेपर लीक कर सकते हैं और हर बच्चे से हम 30 से लेकर 32 लाख रुपए चार्ज करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि सिकंदर यादव खुद एक दानापुर म्यूनसिपल काउंसिल में जूनियर इंजीनियर है, उसने दूसरे बच्चों से 30 बच्चों से ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर 40 लाख रुपए वसूल किए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना चोरी की गई, कितना धोखा दिया गया है, कितना यानी धोखेबाजों को भी धोखा दिया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह का जो काम हुआ है वो मोदी हुकूमत का क्या कारनामा है, क्या गोदी मीडिया उस पर बात कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है, इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, और कोई आम लोग नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी मछलियों का काम है और हो सकता है कि कई वज़रा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे में CBI के ज़रिए इसकी तहक़ीक़ात करते हुए, वो भी गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करते हुए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए तहक़ीक़ात करते हुए जो मुल्ज़िम हैं उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने हमेशा हिंदुस्तान की तरक्की की बात की है, हिंदुस्तान की भलाई की बात की है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत में तलबा का मुस्तक़बिल तारीख हो गया है, उनसे नाइंसाफ़ियाँ की जा रही है, मुसाबक़ती इम्तिहानात के बहाने उनके जेबों पर डाके डाले जा रहे हैं, उन्हें मजबूर व बेबस कर दिया जा रहा है और पेपर लीक के जरिए उनका मुस्तक़बिल तबाह किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि इस तरह एक मुजरिम कह रहा है, एक नहीं बल्कि कई मुल्ज़िमीन कह रहे हैं कि हमने पेपर लीक किया है, हमने पेपर लीक करके एग्ज़ाम लिखा है। उसके बावजूद मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अखलाकी बुनियादों पर अगर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली स्कैम नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम है। और याद रखिए, जहाँ तक तालीमी मियार का सवाल है, अगर आप तालीमी मियार को गिरा देते हैं या उससे समझौता करते हैं या चीटिंग के कल्चर को फ़रोग़ देते हैं तो ये मुल्क की सबसे बड़ी बदखिदमती होगी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि 5 मई को नीट का इम्तिहान हुआ, जिसमें तकरीबन 24 लाख तलबा ने शिरकत की थी। 4 जून की बजाय 14 जून की बजाय 4 जून को नताइज का ऐलान किया गया, उससे शुकूक व शुबहात बढ़ गए। और आपको ये भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेसी कायदीन सब के सब ये कहने लगे हैं कि बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार रियासतों में पेपर लीक एक वबा की तरह फैल रही है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि गुजरात तो पेपर लीक का मरकज़ बन गया है। तो इस तरह के वाक़यात आप देखेंगे कि पेश आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं, जहाँ तक नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कौमी अहलियत टेस्ट 2024 का सवाल है, उस सिलसिले में भी आपको ये कहना ज़रूरी है कि उसे तो मनसूख कर दिया गया है। 18 जून को आप देखेंगे कि उसका इनेकाद अमल में आया था, लेकिन ये कहा गया कि उसमें बदनवानियाँ हुई हैं, उसकी वजह से उसे मुलतवी कर दिया, मनसूख कर दिया गया। फिर आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत अपनी लापरवाही को छुपाने की मुसलसल कोशिश कर रही है। और जहाँ तक नेट का सवाल है, नेट जो बच्चे देते हैं या लड़कियाँ देते हैं, उन्हें जूनियर फेलोशिप मिलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर वो मुकर्रर किए जाते हैं, और PhD के लिए भी नेट ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अगर हुकूमत बदनवानियों को फ़रोग़ देती है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि NSUI के कौमी सदर वरुण चौधरी ने NTA पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया है और उसे एक नाअहल इदारा करार दिया है। और दूसरी अहम बात यह है कि खरगे ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक्सर परीक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन नीट इम्तिहानात में जो बदनवानी हुई है उस पर चर्चा क्यों नहीं करते, उस पर अपना मुंह क्यों नहीं खोलते, उस पर अपनी ज़बान क्यों नहीं चलाते। ये बात खरगे ने की है और कहा कि मोदी हुकूमत का गुरूर खाक में मिल गया है और तलबा के एहतजाज ने नेट जो एग्ज़ाम है वो मनसूख कराते हुए मोदी के गुरूर को खाक में मिला दिया है। और नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक नीट का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा कि नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है बिहार में, लेकिन जैसे फिर बाद में आपको बताया कि वो नीतीश कुमार एक मुल्ज़िम है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर हैं वो JDU के सरबराह भी हैं। तो बहरहाल वहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार में मुकाबला है नीतीश कुमार की JDU और फिर लालू प्रसाद की RJD और फिर कांग्रेस और BJP के दरमियान। अब वहाँ कहा जा रहा है कि जिन मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार किया गया है वो BJP से ताल्लुक़ रखते हैं, वो RJD से ताल्लुक़ रखते हैं, वो JDU से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी
الزامات وہ جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کیا حکومت نیٹ کے ری ٹیسٹ کرواتی ہے یا نہیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو بہرحال یہ خبر رہی نیٹ کے تعلق سے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک ایک خبر آئی ہے اتر پردیش سے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خطرناک خبر ہے اور ایک شوق والی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ نیٹ کا میں جس طرح دھوکہ دہی کا مظاہرہ کیا گیا، اسی طرح ایک انسان سے، مظفر نگر سے جس کا تعلق ہے، ایک نوجوان سے، اس سے بھی دھوکہ دہی کی گئی۔ اور آپ کو لیے چلتے ہیں مظفر نگر، اور مظفر نگر آپ اچھی طرح جانتے ہیں اتر پردیش کا ایک مشہور ضلع ہے، اور وہاں ایک گاؤں ہے سنجک ولیج، یعنی سنجک موضع ہے۔ وہاں ایک نوجوان ہے جس کی عمر ہے 20 سال، نام ہے مجاہد کے ساتھ ایک اور آدمی ہے جو اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہراساں کر رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، اس کا نام ہے اوم پرکاش۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہانی بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے خطرناک ہے کہ مجاہد ایک اسپتال کو جاتا ہے، اور جب وہ واپس جاتا ہے تو مرد ہوتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو عورت ہو جاتا ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اوم پرکاش مجاہد کو ایک اسپتال لے جاتا ہے اور دھوکے سے وہاں کے ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ اس لڑکے کا جینڈر چینج کرنا ہے، یعنی اس کا جنس کی تبدیلی کا آپریشن کرنا ہے۔ چنانچہ وہاں ڈاکٹرز اس مجاہد کو انیستھیشیا دیتے ہیں، بے ہوش کرتے ہیں، اور پھر اس کو اطلاع دیے بنا، یعنی اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا کیا ہو رہا ہے، تو بہرحال اس کے جو جینیٹل پارٹس ہوتے ہیں اسے نکال دیتے ہیں، اور پھر ایک لڑکے سے وہ لڑکی بنا دی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر دھوکہ ہوا ہے مجاہد کے ساتھ۔ اسی طرح دھوکہ ہوا ہے جس طرح آپ NTA کے زیر اہتمام منعقد کیے جانے والے نیٹ ایگزام میں طلبہ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ بیگراج پور میڈیکل کالج منصور پور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ اس سلسلے میں NDTV سے لے کر تمام میڈیا میں یہ رپورٹس آ رہی ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جینڈر چینج سرجری کے نتیجے میں بہت بڑا شوق لگا ہے مجاہد کے خاندان کو، اور اس سلسلے میں کسان یونینوں کے جو ورکرز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے، اور اوم پرکاش کے ساتھ ساتھ اسپتال کے جو ذمہ دار ڈاکٹرز ہیں اور مینجمنٹ ہے اور ارکان عملہ ہیں ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی مجاہد کو 2 کروڑ روپے معاوضہ دینے کی بات بھی کی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک نوجوان خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اور پھر اسے دھوکے سے اسپتال لے کر جایا جاتا ہے، اور پھر وہاں ڈاکٹروں سے ملی بھگت کرتے ہوئے اس نوجوان کا جو جینڈر چینج سرجری ہے وہ کی جاتی ہے، اور وہ جو لڑکا ہوتا ہے لڑکی بن کر نکلتی ہے، تو اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو بہرحال مجاہد کا کہنا ہے کہ اسے جب آپریشن کے بعد جب اس نے دیکھا تو وہ لڑکے سے لڑکی بن چکا تھا، تو کتنا صدمہ ہوا ہوگا اس کو، کتنی شاک ہوئی ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مجاہد نے میڈیا کو بتایا کہ اس کے اوم پرکاش نے اسے دھوکہ دے کر اسپتال لے کے گیا اور کہا کہ اب تم مجھ سے شادی کرو گی، کیونکہ تمہارے مذہب والے، تمہارے خاندان والے تمہیں قبول نہیں کریں گے، اور میں تمہارے باپ کو شوٹ کر دوں گا، گولی مار دوں گا، اور جو جائیداد تمہارے حصے میں آئے گی وہ میں بیچ کر لکھنؤ چلے جاؤں گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایک وکیل کو تیار کر لیا ہے، اور اب تم سے میں شادی کروں گا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح انسان گر جاتا ہے، اور کس طرح جھوٹ بولتا ہے، کس طرح دھوکہ دیتا ہے، کس طرح فراڈ کرتا ہے صرف اپنے مفاد کے لیے۔ تو لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 3 جون کو اوم پرکاش نے اس سے دھوکہ کیا یہ کہا گیا ہے، اور جو مجاہد کے والد ہیں انہوں نے 16 جون کو پولیس میں شکایت درج کروائی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زبردستی جو جینڈر چینج کیا گیا ہے اس کے خلاف اوم پرکاش کو گرفتار کیا جائے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہاں کے جو BKU کسان یونین ہے اس کے ایک لیڈر ہیں شیام پال، ان کی قیادت میں زبردست احتجاج کیا گیا، اور احتجاج کرتے ہوئے خاتیوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکس چینج آپریشن کرنے والے ڈاکٹروں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس اسپتال میں یہ مجاہد کا آپریشن کیا گیا ہے وہاں ہیومن آرگن کا بزنس کیا جاتا ہے، غیر قانونی تجارت کی جاتی ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، اس طرح کہا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کیا کرتی ہے، لیکن پولیس نے تیقن دیا ہے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اس طرح کی بات سامنے آئی ہے۔
بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ حج 2024 کا پرامن طور پر بہت ہی پیارے انداز میں اختتام عمل میں آیا۔ سعودی حکومت نے مثالی اقدامات کیے تھے اور آپ دیکھیں گے کہ تمام حاجیوں نے راحت کی سانس لی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 20 لاکھ سے زائد عازمین کی، 20 لاکھ سے زائد حجاج کرام کی میزبانی کرنا، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، فیض الرحمان ہوتے ہیں۔ ان کی جو خدمت سعودی حکومت نے کی ہے بہت بہترین خدمت ہے، ہم انہیں سلام کرتے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اس مرتبہ ایک دن ایسا بھی آیا جبکہ وہاں کا جو درجہ حرارت ہے 51.8 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ کہا جا رہا ہے، سعودی حکومت نے تو یہ نہیں کہا ہے بلکہ AFP کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 1000 سے زائد جو حجاج ہے یا عازمین ہیں وہ انتقال کر گئے اس مقدس سرزمین پر۔ گرمی کی وجہ سے 1081 لوگ انتقال کر گئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 58 کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو چلتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جہاں تک محبت کا سوال ہے، محبت یا عشق جو ہے وہ کبھی عمر کو نہیں دیکھتی، کبھی مذہب کو نہیں دیکھتی، کبھی علاقے کو، سرحد کو، ملک کو نہیں دیکھتی، بلکہ محبت اندھی ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جہاں تک محبت کا سوال ہے، چین سے اکثر ایسی خبریں آتی ہیں جہاں عجیب و غریب محبت کے واقعات پیش آتے ہیں۔ چین میں اب ایک خبر آئی ہے چین سے، وہ یہ ہے کہ ایک 23 سالہ لڑکی نے جو ایک اسپتال میں بحیثیت والنٹیئرز کام کر رہی تھی، وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے 80 سالہ شخص سے، اور آپ بتا دوں کہ 80 سالہ شخص سے شخص کی محبت میں وہ گرفتار ہو جاتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کے عادات و اطوار، سوچ و فکر جو ہے دونوں کی ایک جیسی تھی، اور لڑکی اس بوڑھے سے متاثر ہوتی ہے اور وہ بوڑھا جو ہے وہ لڑکی سے متاثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال 80 سالہ بوڑھے سے یہ 23 سالہ لڑکی شادی کر لیتی ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دولت کی لالچ میں اس نے یہ کام کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں تک اس بوڑھے کا سوال ہے اس کی عمر آپ کو بتا دوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ 80 سال ہے۔ مسٹر لی اس کا نام ہے۔ مسٹر لی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پینشن پر اپنا گزارا کرتے ہیں، ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی املاک نہیں ہے۔ ایسے میں اگر جو 23 سالہ لڑکی ہے زیا فانگ، اس نے جس انداز میں ایک بوڑھے سے محبت کی اور اسے شادی کی، شادی کے دن آپ کو بتا دوں کہ زیا فانگ کے رشتہ دار، ماں باپ کو کسی نے بھی شرکت نہیں کی، تو یہ شادی تو ہو گئی ہے، لیکن کیا یہ شادی برقرار رہے گی، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اس طرح کی شادیوں کا سوال ہے، چین سے ہی، کیا اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ ایک 100 سالہ شخص نے 96 سالہ بوڑھی سے شادی کی، پھر اس کے بعد آپ کو بتا دوں یہ بھی محبت کی شادی تھی۔ پھر یہ خبر یہ آئی تھی کہ 103 سالہ شخص نے ایک 43 سالہ خاتون سے محبت کی شادی کی تھی۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، کوئی ملک نہیں ہوتا، کوئی علاقہ نہیں ہوتا، اور کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔